हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 3 है कक्षा 10 गणित की, ठीक है, उसके जितने भी उदाहरण है वो हम करेंगे। बाकी एनसीईआरटी के हर प्रश्नावली को हमने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उदाहरण नंबर 1 थोड़ा उटपटांग सा था, ठीक है ना, अनुच्छेद अनुच्छेद था। प्रॉपर जो उदाहरण स्टार्ट हो रहा है वो उदाहरण नंबर 2 से स्टार्ट है, तो उसी से हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और नए रबड़ देखे और उसने भी 18 में उसी तरीके की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो बेटा, पेंसिल खरीदा और रबड़ खरीदा, यही तो क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे बेटा, माना माना एक पेंसिल की कीमत, जो एक पेंसिल की कीमत है वो बेटा मान ली x रुपये, तथा एक रबड़ की कीमत वो हमने मान ली y रुपये। ठीक है, एक पेंसिल की कीमत हमने x रुपये मानी और एक रबड़ की कीमत मैंने वो y रुपये मानी। देखो बेटा, अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो 4 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, 8 रुपये, क्योंकि तुमने कैसे निकाला, गुणा कर दिया। तो देखो, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा है ना। कुल रुपए कितने दिए, 9। 2 पेंसिल यानी कि 2x, कुल मतलब जोड़ना 3 रबड़ यानी कि 3y, कुल रुपए कितने दिए हमने, 9 रुपये। समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्तानुसार आ जाओ। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा बेटा, उसी तरीके के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। 4 पेंसिल यानी कि 4x, 6 रबड़ कितने रुपए में खरीदे, 18 रुपये में खरीदे। ये दोनों स्थितियां हैं। अब इन दोनों स्थितियों से आपको समीकरण बनाना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें इसको, अगर मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूं, हालांकि ये समीकरण और ये समीकरण अलग अलग हैं, लेकिन अगर तुम दूसरे वाले समीकरण से 2 वनिश ले लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है ना, 2 9 18 कटा, तो पहले और दूसरे समीकरण में कोई भी अंतर नहीं दिख रहा होगा। अब देखो तुम, दूसरा भी वही है ना, तो ये 2 समीकरण ही एक ही समीकरण है, तो इसके अनंत हल होते हैं। ऐसे समीकरणों के ना अनंत हल होते हैं। अब इसको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है, ग्राफ खींच के दिखाना है बेटा। तो मैं पहले ही बताऊंगा, ग्राफ जो होगा वो एक ही लाइन जाएगी। 2 रेखा है तो 2 नहीं होगी, 2 समीकरण तो 2 रेखा नहीं जाएगी, एक ही रेखा जाएगी। क्यों, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखो, जैसे समीकरण 1 लिखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, हर समीकरण से कम 2 बिंदु चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण क्या है, 2x + 3y = 9, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, x का मान 0 मानता हूँ, माना x = 0। ठीक है, मैंने x का मान 0 मान लिया। किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ 3y, 3 3 9, तो y का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। यदि x का मान तुमने 0 माना था, अब मैं क्या करता हूँ, y के मान को मैं 0 मान लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 2x + 3 × 0 9, तो 2x = 9, काटोगे तो 4.5 आ जाएगा। लेकिन बिंदु तुमने निकाला ही नहीं। पी बिंदु पहला क्या होगा, x में 0 माना तो y मुझे 3 मिला, और इसमें क्यू बिंदु हमने x हमें 4.5 मिला, y हमने 0 माना था। एक समीकरण से 2 बिंदु आपको आराम से मिल गए, है ना। अब हमारे पास थोड़ी जगह कम बच रही है। दूसरा समीकरण ये है ना, ध्यान रखते थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब हमें थोड़ा मिटाते हैं। बीजगणितीय रूप हो गया, ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना बेटा, ये हमारे बीजगणितीय रूप है। अब दूसरा समीकरण लेना है हमें, ठीक है। और ग्राफ भी बना के दिखाना है आप लोगों को। मैं क्या करता हूँ, इधर ही ले लेता हूँ, जगह तो है नहीं हमारे पास। देखो, अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 2 से मैंने क्या किया ना बेटा,
और समीकरण 2 मेरे पास क्या था, 4x प्लस 6y बराबर 18 था, यही था। मैंने माना x बराबर 0 माना, ठीक है। सो देखो, हालांकि दूसरा समीकरण, लेकिन पॉइंट्स तुम्हारे वही आएंगे, देखना। माना 0x बराबर 0, तो 4 गुणा 0 6y 18, यहाँ से 6y बराबर 18 आ जाएगा, 6 18, है ना। तो पॉइंट x तुमने 0 माना था, y तुम्हें 3 मिला, ठीक है। इसे पॉइंट को r मान लिया, देखो वही पॉइंट आ गया, समीकरण अलग है लेकिन पॉइंट सेम आ रहे। माना, अब की बार क्या माना, y को 0 माना। आपको पता है ना, बेसिक्स मैंने पहले ही एनसीईआरटी पढ़ाते हुए बता रखा है कि जो पॉइंट आपका आ चुका है उसी समीकरण में वो दोबारा नहीं मान सकते। अगर आपने एक बार x को 0 मान दिया तो दोबारा नहीं मान सकते, ठीक है। y को 0 मानेंगे तो 4x, 6y की जगह पर 0, तो यहाँ से 4x बराबर 18 भाग दोगे तो ये भी आपका 4.5 आ जाएगा। तो जो दूसरा बिंदु एश होगा वो होगा 4.5,0। देखो दोनों बिंदु सेम आ गए। अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है, ग्राफ खींच के बताता हूँ कैसे होगा। ये आपका x होता है इस तरफ, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश, है ना। और यहाँ पर सेंटर O, क्लियर। और ये 1 2 3, थोड़ा क्योंकि ग्राफ मेरे पास नहीं है तो आप तो ग्राफ में ही बनाओगे, 3 4 5 ले लिया, ठीक है। इधर नेगेटिव में होगा, इधर नेगेटिव, जहाँ डैश होता है उधर y का मान नेगेटिव में, जहाँ x डैश उधर x का मान नेगेटिव में, ठीक है। पॉइंट दिखाना आता ही होगा। पहला वाला पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास, x पे 0 y पे 3, देखो x पे 0 ये होगा, y पे 3 इधर होगा, तो ये पहला पॉइंट आ गया 0,3, है ना। अगला पॉइंट मेरा क्या है, x पे 4.5, 3 4 यहाँ पर 4.5 आ जाएगा, और y पे क्या है आपका बेटा 0। तो ये दूसरा पॉइंट क्यों है 4.5,0। हमें क्या करना होगा बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक हमें क्या खींचनी होगी, लाइन खींचनी होगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई हमें क्या खींचनी है बेटा, एक लाइन खींचनी है, ठीक है। ये हमने एक लाइन खींच दी और समीकरण लिख देना है। समीकरण क्या है बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब तुम देखो दूसरा भी, जब तुम समीकरण खींचने जाओगे, ठीक है ना, दूसरे समीकरण के पॉइंट्स भी वही हैं, देख रहे हो आप। यही पॉइंट फिर से यहाँ आएगा, यही पॉइंट फिर से यहाँ आएगा, उसको भी मैच कर दोगे तो दोनों समीकरण तुम्हारे यही हैं। दूसरा समीकरण का लाइन भी यही होगा, और यहाँ लिख दोगे 4x प्लस 6y बराबर 18, ठीक है। इसका मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा यूँ टच करते हुए, ठीक है। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ तुमने रखा है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो अनंत बिंदुओं पर टच कर रही है, तो इसके अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 रेल पटरियाँ हमसे क्या बोल रहे हैं, समीकरण इतने इतने द्वारा निरूपित की गई हैं, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ज्यामितीय रूप में कैसा निरूपित होगा वो आपको बताना है, ठीक है। सो देखो बेटा, ये मेरा समीकरण नंबर 1 है और ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से देखेंगे तो चूंकि यहाँ लिख दो a1 x का गुणांक 1, b1 y का गुणांक 2, और c1 कुछ भी इधर 0 रखना होता है, ऑलरेडी 0 है, और c1 हमारा माइनस के 4 है, a2 हमारा 2 है, b2 हमारा 4 है, और c2 मेरा माइनस के 12 है। तुलना करनी पड़ेगी, a1 बट्टा a2 निकालो, 1/2, b1 बट्टा b2 निकालो, 2/4 बोले तो 2 1 कम 2, 2 3 4, एंड c1 बट्टा c2 निकालो, माइनस के 4 माइनस के 12, माइनस से माइनस के 4 कम 4 4 12। सो आप देख पा रहे हैं चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, परंतु ये बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। अतः ये कौन सी कंडीशन होती है, अतः यह समांतर रेखा को व्यक्त करता है, ठीक है। समांतर रेखा को व्यक्त करेगा, यानी कि अगर आप इसका पॉइंट्स निकालोगे, ठीक है, इसके भी पॉइंट्स निकालोगे, इसके भी पॉइंट्स निकालोगे, और जब आप बनाओगे ग्राफ, ऐसे करके ग्राफ जब बनाओगे ना,
मैं ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ। देखो, जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा होगा ना, एक रेखा ऐसी जा रही होगी, एक रेखा इसके ऐसी जा रही होगी। ठीक है, तो ये दोनों रेखा आपस में क्या है बेटा, समानांतर है। सड़क के दो किनारे हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलते। तो ये बताना था। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमने व्यक्त कर दिया ज्यामितीय रूप में। अगला क्वेश्चन है बेटा, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं। अगर संगत है तो बेटा उसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, लगभग हर साल आता है। तो समीकरण 1, समीकरण 2 पहले तो चेक करना है। चूंकि A1 कितना है 1, B1 कितना है 3 और ये C1 माइनस के 6, A2 2, B2 माइनस का 3, C2 देखो प्लस के 12 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस के 12। ठीक है, चेक करेंगे। A1 बट्टा A2 1 बट्टा 2 और फिर B1 बट्टा B2 है ना, प्लस के 3 बट्टा माइनस के 3 यानी कि माइनस के 1 आ गया। तो यही लिख देंगे, चूँकि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है इस कंडीशन में। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी ग्राफीय रूप में, और केवल एक हल होगा। और जब हल है तो ये बेटा क्या है बेटा, संगत है। अच्छा, संगत पता चल गया तुम्हें। अब संगत है तो बेटा तुम्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन ने। अब ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 पे आ जाओ। समीकरण एक बार लिख भी दो यहाँ पर, x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, सो बेटा देखो, सो देखिए आगे बढ़ते हैं, कॉल आ गया था, हम सॉरी। सो ये हमारे पास समीकरण है ना। हम क्या करेंगे बेटा, वैसे तो हमने पहले वाले में बना ही रखा है, आपको समझा रखा है। और कई टीचर्स ऐसे भी डब्बा बना के समझाते हैं, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे किया जाता है। ठीक है, डब्बे में यहाँ आपने x लिखा, यहाँ आपने y लिखा। अब आपको मानना ही वही है, x का मान जैसे हमने 0 मान दिया, तो किसी का मान जब हम 0 मानते हैं तो x छुप गया, पूरा x गायब है। तो 3 दूनी 6, 3 से 6 को काटोगे 2 आ जाएगा y का मान। ठीक है, ये P बिंदु हो गए। अब तुमने y को अगर 0 माना है तो y पूरा छुप जाएगा, यहाँ से ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो x का मान तुम्हें क्या मिल जाएगा, 6। ठीक है, ये आ गया बिंदु। तो एक बिंदु आपका 0 को मत दो, या दूसरा बिंदु 6 को मत जा रहे। अब समीकरण 2 पे आ जाओ। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब हम करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, 2x माइनस के 3y बराबर 12। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इधर हमें क्या करना है बेटा, ऐसे फिर से आप करो जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैलकुलेशन करनी है, बस वही चीज़ है, बट इसमें थोड़ा मन ही मन कैलकुलेशन होता है। देखो x की जगह पर मैं फिर 0 रख रहा हूँ, तो ये वाला गायब हो जाएगा। 3 चौके 12 माइनस के 4 आएगा आपकी बार। फिर मैं आपकी बार y की जगह पर 0 रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, y वाला टर्म गायब हो जाएगा, 2 छंग ये। तो p इसे मैंने r पॉइंट बोला, इसे मैंने s पॉइंट बोला। सो अगर आप ध्यान से देखें, एक बिंदु उभयनिष्ठ आ रहा है इसमें और इसमें, ये बिंदु उभयनिष्ठ है। अगर जब आप हल कर रहे हैं और कोई बिंदु उभयनिष्ठ आ जाता है दोनों समीकरणों में का, तो वो उसका हल है, वो उसका क्या है बेटा, हल है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा ना बेटा, x का मान 6 आएगा और y का मान 0 आएगा। लेकिन ग्राफिक विधि से बोले तो ग्राफ बना के ज़रूर लाना है। अगर आप उसे छोड़ दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, मेरे पास जगह बहुत ही कम है, तो मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ। आपको ग्राफ बनाना तो आता ही होगा, और ये सब आपको ग्राफ पेपर में मिलेगा। आपको खुद से नहीं करना है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। नहीं दे रहे तो टीचर से बोलो सर ग्राफ दो, हमें ग्राफ का क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, बिंदु को बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 -1, इधर माइनस का भी चाहिए होगा ना। ठीक है, ये सब हमें चाहिए तो मैंने लिख दिया। पहला पॉइंट्स हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट्स हमारे पास है बेटा 0 को मान दो, x पे 0 y पे 2, यहाँ पे पहला पॉइंट है।
तो ये पॉइंट P हो गया। अगला पॉइंट हमारा 6,0 3, ये हमारा 6,0 आ गया। ठीक है, x पे 6, ये Q पॉइंट हो गया। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दो ये। ठीक है, और फिर समीकरण जो है उसे लिख भी दो, x + 3y = 6। अगला पॉइंट है x पे 0, y पे -4, 1 2 3 4। ठीक है, सो ये पॉइंट हो जाएगा R। और 6,0 नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ से, तो यहाँ पॉइंट वही पॉइंट आ गया, इन दोनों को मिला दो। ठीक है, हमने मिला दिया और फिर समीकरण लिख दो, 2x - -3y = 12। ठीक है, तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु आया है यही आपका हल है। यहाँ तो तुझे किया था, अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में नहीं मिलता है ना, जैसे सपोज करो ये है, यहाँ पे कट के यहाँ पे कट के, जो कटान बिंदु होता है ना वही उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों का, और वही हल होता है। तो उभयनिष्ठ बिंदु निकालना आसान होता है, एक्स पे कितना गया, वाई पे कितना गया देख लो, वही आपका बिंदु हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का हल है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है आपको बताना है। सो बेटा ग्राफ ही मतलब वही चेक करना है कि किस टाइप का हल है। सो पहले वाले समीकरण में आ जाओ, A1 देखो बेटा, A1 कितना है मेरे पास 5 है, A2 मेरे पास कितना है बेटा 3 है। तो मैं लगे हाथ फटाफट A1/A2 निकाल दिया। B1/B2, B1 कितना -8, B2 कितना है -24/5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 कहाँ जाएगा ऊपर, 8 × 8, 8 × 24, तो ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, फिर देखो C1/C2 निकालो। C1 कितना है बेटा 1, C2 कितना है 3/5 है ना, C2 3/5 है, तो बट्टे का 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 5/3। तीनों 5/3 है, चूँकि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं। अर्थात जब तीनों बराबर होते हैं ना तो समपाती रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब क्या, अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, एक रेखा ऐसे गई, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जाएगी सारे पॉइंट्स को टच करते हुए। ठीक है, तो समपाती रेखा में क्या होता है, अनेक हल होते हैं। अनेक हल को हम बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोल दो, या अनेक हल बोल दो शॉर्टकट में, अनेक हल होंगे। अगर हल है ना बेटा तो वो संगत भी होता है, संगत है। अगर आपसे बाय द वे पूछता है कि संगत है कि नहीं, तो संगत है। एक हल हो, दो हल हो, या जितने भी हल हो, अगर हल है तो संगत है, अगर हल नहीं है तो संगत नहीं है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदें, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, चंपा चमेली ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछें, रोचक क्वेश्चन है। ठीक है, रोचक क्वेश्चन करने को थोड़ा मज़ा भी आता है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, तो चंपा सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदी, तो जो भी स्कर्ट और पैंट हमने खरीदी है उसको हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, और फिर उसको फिर नॉर्मल वे में हल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो हम मान लेंगे बेटा कि पैंट, चंपा से हम कुछ पैंट खरीदी, माना माना पैंट की कीमत, मतलब एक पैंट की कीमत x रुपये है, तथा एक क्या है उसके बाद स्कर्ट की कीमत, एक स्कर्ट की कीमत है ना वो कितनी है बेटा y रुपये है। ठीक है, ये हमने मान ली। अब प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या। स्कर्ट की संख्या माना पैंट की कीमत, कीमत नहीं यार, हम क्या करते हैं ना संख्या मानते हैं,
यहाँ पर कीमत की बात नहीं हो रही, संख्या की बात हो रही है, तो कीमत नहीं आएगा यहाँ पर, पैंट की संख्या लिख देना कीमत की जगह, ठीक है। पैंट की संख्या और स्कर्ट की संख्या एक्स तथा वाई है, ठीक है, ये आप सही रहेगा। क्या बोला उसने कि स्कर्ट की संख्या, ठीक है ना, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, 2 गुनी से 2 कम है। तो स्कर्ट की जो संख्या है उसे हमने क्या माना है, वाई, तो किसके बराबर है, पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, ये बोला है उसने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समीकरण नंबर 1 मान देते हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है, ठीक है। जो फिर से नेक्स्ट कंडीशन बोला है कि 4 गुनी से 4 कम है। तो चंपा ने ना अपनी बातों को रखने के लिए 2 तर्क दिए थे। अब चंपा ने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे वो हमें निकालना है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि ग्राफिक विधि से करो या किस विधि से करो, तो जो आपको अच्छा लगता है वो विधि लगाओ, ठीक है। विलोपन है, वज्रग्रहण है, प्रतिस्थापन है, कुछ भी है उससे लगाओ। तो देखो ये भी y का मान है और ये भी y का मान है, ठीक है। अब दोनों चीज़ y के मान है तो हम तुलना कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। तो 2x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4 के। x को एक तरफ लिखो, माइनस का 4 आके प्लस का 4, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 2 बचा, 2 1 कम 2, तो x का मान आ गया 1। तो उसने x हमने क्या माना था, पैंट, तो एक पैंट खरीदी। अब x का मान तुम उठाकर इसमें रख दो समीकरण 1 से, ठीक है। तो y बराबर क्या था बेटा, 2x माइनस 2, तो 2, अरे ये तो कुछ अलग ही आ रहा है यार, है ना, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। तो x का मान हम यहाँ पर उठा के रख देंगे 1 और यहाँ माइनस 2, तो 2 1 कम 2 माइनस 2 0, यानी कि बेटा उसने कोई स्कर्ट ही नहीं खरीदी। सीधा सीधा मतलब क्या है कि उसने बेटा एक पैंट खरीदा और 0 स्कर्ट खरीदी, मतलब कोई स्कर्ट ही नहीं खरीदी उसने, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल वे में बताया। करने के इसके और भी तरीके थे, लेकिन जो सबसे बेस्ट और इजी सिंपल तरीका था वही मैंने समझाया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं ये जो समीकरण है इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ओके, सो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, हल करते हैं। तो कौन सा आसान दिख रहा है, ये वाला समीकरण आसान दिख रहा है, तो समीकरण 2 से लिख लेंगे। समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y, और y क्यों लिख दिया मैंने, 3 था ना, सो 2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। कितना मान लो, 3। अब आप खुद देखो बेटा, समीकरण 2 से हमने निकाल दिया, और जब आपने समीकरण 2 से निकाला तो समीकरण 1 में मान रखना है। अगर 1 से निकालते हो तो हम 2 में रखते हैं, तो आप क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 1 में रख दो। 1 क्या है बेटा, 7x माइनस के 15y बराबर 2। तो x का मान कितना है बेटा, 3 माइनस के 2, इधर है माइनस के 15y और इधर है 2, ठीक है। 7 या 21, 7 दूनी 14y माइनस के 15y, यहाँ से 2, 21 14 और 15 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का है वो भी माइनस का है, सही किया था ना हमने, हाँ। तो 7 दूनी 14 माइनस के 14y उधर माइनस के 15y, तो ये हो जाएगा आपका 14 और 15 29y, है ना।
29y, इधर ये 2, तो संख्याओं का एक तरफ लिखेंगे माइनस का 29y और ये प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो मान है, यहाँ से तो देखो माइनस के 19 बचेगा और ये माइनस का 29 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 19/29। ये तो y का मान आ गया। और y का मान उठाकर यहाँ रख दो, x का मान क्या है 3 माइनस के 2y, यहाँ रख देते हैं। y का मान कितना है बेटा 19/29, लॉस ऑफ आ जाएगा 29, 3 नम 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 19 दूनी 38। ठीक है, 17 में से 8 घटाएंगे 9, ठीक है, और 7 में से 3 घटाएंगे 4, 49/29। तो ये x का मान आ गया, ये आपका x का आंसर आ गया। इस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि से इसको भी हल कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, तो इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, सो बेटा क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु उसको हम x मान लेते हैं, x वर्ष, जो अभी की आयु जो चल रही है। और माना पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु उसको हम y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है बेटा, प्रथम शर्तानुसार देखो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, अगर 7 वर्ष पूर्व निकालोगे किसकी आयु, आफताब की आयु। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, पूर्व में घटाना होता है। ठीक है, कितना घटा देंगे, 7 घटा देंगे, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी, y माइनस 7 वर्ष। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है, प्रथम शर्तानुसार कि 7 वर्ष पूर्व जो आयु है ना बेटा, कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये बाप है और ये बेटी है, तो बेटी 7 गुनी छोटी है, 7 गुनी छोटी है, तो छोटे वाले में गुणा करना पड़ेगा 7 से, तब बराबर आएगा। देखो एक के पास 1 रुपये, एक के पास 7 रुपये, तो बराबर लगाने के लिए इससे 7 में गुणा करना पड़ेगा ना छोटे वाले में, तभी तो बराबर आएगा। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया है। ठीक है, x माइनस 7, 7y, 7 7 49। ठीक है, तो प्लस का 7y इधर के माइनस का 7y, और ये माइनस का इधर के प्लस का 7, तो x माइनस के 7y माइनस के 42। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या है बेटा, द्वितीय शर्त में बोला 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। ठीक है, आफताब की आयु क्या हो जाएगी बेटा, अभी x है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 होगी, और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 3। ठीक है, सो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा कि 3 गुनी आयु का था, 3 गुना आयु का था, मतलब ये बाप है और ये बेटी है, 3 गुनी, यानी कि छोटे वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा और बराबर लिखना पड़ेगा। x प्लस 3, 3 से गुणा होगा 3y, 3 3 9, प्लस का 3y इधर माइनस का 3y, माइनस प्लस का 3 इधर के माइनस का 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रखा है इसने कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपको उसी विधि से ही हल करना है। ठीक है, समीकरण 2 से प्रतिस्थापन करते क्योंकि थोड़ा आसान लग रहा है, तो माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3, तो ये x का मान आ गया।
समीकरण 2 से लिया है तो मुझे समीकरण 1 में मान रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। ये x है, x की जगह पर क्या जाएगा 6 + 3y, यहाँ पर है 7y माइनस के 42, 3y में से 7y घटाएंगे माइनस के 4y माइनस के 42, ठीक है। तो माइनस के 4y प्लस का छेद रखे माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 48, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो y का मान आ गया 12। y अपने किसको माना था, y अपने माना था पुत्री को, तो इसकी आयु कितनी आ गई 12 वर्ष, ठीक है। सो y के मान को उठाकर तुम यहाँ रख दो, तो x 3 × 12, 12 × 36, 36 और 6 42, ठीक है। और तो आफ्ताब की आयु कितनी है बेटा 42 वर्ष। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमसे बोला गया है। सो देखो बेटा, माना एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये, तथा एक रबड़ का मूल्य उसे हम मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त से हमें क्या मिल रहा है कि 2 पेंसिल यानी कि 2x, 3 रबड़ यानी कि 3y बराबर 9, ठीक है। और द्वितीय शर्त में क्या है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है आपको। सो अगर आप ध्यान से देखें, सो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था, एकदम स्टार्टिंग में। यहाँ से 2 भंज निकालोगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हल निकाल पाना असंभव है, इसका हल निकाल पाना असंभव है। तुम ट्राई करोगे नहीं निकलेगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि इसकी अपरिमित रूप से अनेक हल है। दूसरे वाले को तुम थोड़ा हल करके चेष्टा करोगे तो तुम्हें वही मिल जाएगा, है ना, तुम्हें वही मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूँकि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं ना, चूँकि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हैं, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और इस स्थिति के लिए अनेक हल संभव नहीं है बेटा। एक पेंसिल की कीमत दुकानदार एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये फिक्स नहीं रखेगा इस केस के अकॉर्डिंग। मतलब एक दुकानदार की मर्जी चलेगी, इधर पेंसिल की कीमत 2 रुपये बोल सकता है, 2 रुपये बोल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर इस समीकरण को 2 बनिश निकालोगे ना, 2x + 3y, 2 नंबर फिर से वही आ जाएगा। तो इस समीकरण और इस समीकरण में कोई अंतर नहीं रहा, है ना, लॉजिकली अगर देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसका यूनिक हल, मतलब अद्वितीय हल नहीं निकलेगा, तो इसके अनेक हल निकलेंगे। तो उस हिसाब से इसका हल संभव नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दोगे। चलिए, कह रहे 2 रेल पटरियाँ हैं जो इस तरह के समीकरण द्वारा निरूपित किया गई। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी या नहीं होगी, वो हमें चेक करना है। सो देखो बेटा, अगर हम ध्यान से देखें, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, चूँकि A1/A2 निकालो। A1 कितना है बेटा, x का गुणांक 1, y का गुणांक 2। B1/B2 निकालें। B1 कितना है 2, B2 कितना है 4,
दो एक कम दो, दो दूनी चार। और C1/C2 भी निकाल दूँ, प्रतिच्छेद तो नहीं करेंगी, पता चल गया क्योंकि दोनों बराबर आ गए हैं ना। C1 कितना है -4, C2 कितना है -12। चार एक कम चार, 4×3 = 12 ना। समांतर रेखा होंगी। देखो चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, ये दोनों बराबर हैं परंतु ये बराबर नहीं है, तो यानी कि ये कैसा रेखा प्रदर्शित करता है? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा होंगी। समांतर रेखा है तो हमसे पूछा एक दूसरे को कट करेंगी, तो आंसर होगा नहीं, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, क्या लिख दोगे? नहीं। रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है, रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देखो इन सभी को हमें करना है और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और ये जो दिखाना भी उदाहरण नंबर 19, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हर बार आता है, इसकी 100% गारंटी है, ये हर साल आता है। ठीक है, ये हर साल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा लंबा चैप्टर है ये काफ़ी। कह रहे हैं दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और उनके खर्चों का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय क्या है? ठीक है, वो महीने में कितना कमाते हैं वो आपको बताना है। सो हमने मान लिया क्योंकि अनुपात में बात कर रहा है, माना आय। ठीक है, आय क्या हो जाएगा? x में मान लेना, माना प्रथम व्यक्ति की आय, प्रथम व्यक्ति की आय वो क्या हो जाएगी? 9x। और द्वितीय व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी? 7x। वाह, खर्च की में वाह, प्रथम व्यक्ति का खर्च वो हो जाएगा 4y और द्वितीय व्यक्ति का खर्च जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 3y। देखो तुमने महीने में 10 रुपये कमाए और 3 रुपये तुमने खर्च कर दिए, तुम्हारी बचत कितनी हुई? 7 रुपये की, है ना। तो प्रथम व्यक्ति की बचाता दोनों 2,000 रुपये ही हैं। ठीक है, प्रथम व्यक्ति की आय कितनी है? 9x, खर्चा कितना है? 4y। तो ये पहला समीकरण आ जाएगा, 9x - 4y = 2,000। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति की बात करेंगे, द्वितीय व्यक्ति की बचत भी 2,000 ही है ना। कितनी है बेटा? 2,000। तो द्वितीय व्यक्ति बोले तो कौन ना, द्वितीय व्यक्ति में बेटा आय कितना था? 7x और खर्चा था बेटा 3y। तो ये 2,000 है। इन दोनों समीकरणों को हल करोगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको प्रतिस्थापन सिखा दिया, इस क्वेश्चन को हम करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, किस क्वेश्चन से करेंगे? विलोपन विधि से। विलुप्त करना होता है, जैसे y को विलुप्त कर रहे हैं, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इस वाले में 3 से गुणा करना है और इसको 4 से, और फिर हल करना है। देखो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। देखो इस वाले को 4 से गुणा करना है और इस वाले को 3 से। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर। तो 3 से गुणा करेंगे, 9×3 = 27x, 7×3 = 12y, 3 दूनी 6, 6,000। फिर देखो 4 से गुणा करें, 7×4 = 28x, 7×3 = 12y। गुणांक बराबर करने होते, नहीं तो विलुप्त नहीं होगा। और 4 दूनी 8। ठीक है, y के गुणांक बराबर क्या है? समान चिन्ह पे हमेशा घटाना है और विपरीत चिन्ह पे हमेशा जोड़ना है। ये कॉपी में लिख लो अगर याद नहीं रहते हैं। समान चिन्ह में घटाना है और विपरीत चिन्ह में जोड़ना है। तो घटाने पर यहाँ पे लिख देना, घटाने पर, अगर याद ना रहे, घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये प्लस माइनस कटा, 28x में 27x घटाएंगे तो माइनस का x, और यहाँ से माइनस की 2,000 बचेगा। ठीक है, तो x का मान 2,000 आ गया। मासिक आय ही निकालना था, तो आय के लिए बस मुझे x ही चाहिए। तो प्रथम व्यक्ति की आय बोले तो मासिक आय
वो था बेटा 9x, यानी कि 9 गुणा 2000, 9×3 18,000 रुपये वो महीने का कमाते हैं पहला व्यक्ति। ठीक है, फिर द्वितीय व्यक्ति की मासिक आय बेटा वो कितनी थी 7x, तो 7 और गुणा 2000 यानी कि 7 दूनी 14,000। तो जो दूसरा व्यक्ति वो हर महीने 14,000 रुपये कमाते हैं। खर्चा पूछ, ठीक है, हमसे बस आय पूछा था, आय निकाल दिया हमने। अगले क्वेश्चन को आते हैं। कह रहे हैं विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। तो विलोपन विधि निकालना मैंने सिखा दिया है अभी आपको, कोई नहीं दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। दो समीकरण दे रखे हैं, विलोपन में गुणांक बराबर करने होते हैं। देखो ये 4 है, तो तुम इस अगर x को हटाना है तो तुम किससे गुणा करोगे, 4 हो जाए 2 से करो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर बार दोनों में ही गुणा करना है। अगर एक समीकरण से भी गुणा करने पे गुण बराबर हो रहा है तो कर सकते हो। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 व 2 से अगर मैं पहले वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 4 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 4 है तो 4x, ठीक है, 2 3 6 y, 4 3 8। दूसरा कुछ करना ही नहीं, दूसरा वैसे का वैसे ही रखना है। अभी मैंने बोला था समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, और घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है। 6 में से, अरे ये का हो गया, ये का हो गया। देखो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका हल संभव नहीं है। देखो क्यों संभव नहीं है, A1/A2 और B1/B2 बराबर है, परंतु C1/C2 बराबर नहीं है। और इसमें क्या होता है, समांतर रेखा होती है, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। इस वजह से इसका, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, तुम चाहे किसी भी विधि से हल करना क्यों ना चाहो, इस समीकरण, ये जो समीकरण आपको स्क्रीन पर दे रखा है ना, कोई हल नहीं है, है ना। क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा तो मान किसका निकालोगे भाई, इधर कुछ है ही नहीं, उधर तो 0 आ रहा है, तो पता भी चल रहा है। जब हमने चेक किया, देखो 2/4 यानी कि 1/2, 3/6 यानी कि 1/2, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, और 8/7 ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो A1/A2 और B1/A2 बराबर आए, लेकिन ये चीज़ बराबर नहीं आई, यानी कि समांतर रेखा है, और समांतर रेखा में तो भैया कोई हल ही नहीं होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पूरी कर हमेशा पढ़ना है और करना है। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टाइम में ये 5 नंबर में पूछा गया था, उदाहरण का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन NCERT में भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो 2 अंकों की संख्या बेटा, 2 अंकों की संख्या मतलब यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या, ये इकाई और ये दहाई। ठीक है, माना इकाई का जो अंक है बेटा वो y है, और दहाई का अंक हमने हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, ये हमारे पास है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला, देखो 2 संख्या अगर होती है ना, तो 2 संख्या का जो व्यापक या स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं, व्यापक रूप जो होगा यहाँ है, तो वो होगा 10x + y। ठीक है, 10x + y, क्लियर, ये व्यापक रूप है। अब पलट दोगे, पलटने पर क्या बनता है, देखो बेटा पलटने पर अगर पलट देंगे संख्या को तो वो बनेगा 10y + x। ठीक है, सो प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार कह रहे 2 अंकों की एक संख्या, उसके उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे 10x + y और 10y + x, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 66 है। ये हो गया 11x 11y 66, 11 उभयनिष्ठ, 11 छंग 66, तो x + y = 6, पहला समीकरण। ठीक है, द्वितीय शर्त में आ जाओ। द्वितीय शर्तानुसार ये बोला गया है कि उनका अंतर जो है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है, यानी कि इसमें से अगर इसको घटाते हो तो 2 आता है, यानी कि x - y = 2। बताओ अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया, कितना आसान, दोनों को हल करो। x + y = 6 और x - y = 2 है। ऑलरेडी देखो दोनों के गुणांक बराबर है, अगर मैं जोड़ूंगा
तो वाई प्लस माई माइनस कटा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x, जोड़ने पे नहीं बदलता, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 2 चौके 8, तो एक्स का मान हो जाएगा 4। अब एक्स का मान उठाकर तुम किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स का मान 4 था, तो वाई का मान कितना आ गया बेटा 2। ठीक है, तो संख्या आपने क्या मानी थी, स्टैंडर्ड रूप ये है, वैसे तुमने प्रॉपर एक्स और वाई माना था ना, 2 अंकों की संख्या, एक्स का मान कितना है 4 और वाई का मान कितना है 2, तो संख्या हो जाएगी 42। अगर आपको विश्वास नहीं होता है यहाँ रख के देख लो स्टैंडर्ड रूप में। ठीक है, एक्स की जगह पर क्या रखना 4 और वाई की जगह पर 2 रख देना यहाँ पर, तो आंसर इसको जब हल करोगे तो 42 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या है बेटा 42 है। हो गया आराम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम की तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम की और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना है। ठीक है, तो बेटा मल्लेश्वरम का किराया हम मान लेंगे x और यशवंतपुर का किराया हम मान लेंगे y। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी है। प्रथम शर्तानुसार ठीक, क्या बोला है 2 टिकट मल्लेश्वरम का किराया कितना है x रुपये, तो 2x हो जाएगा, और 3 टिकट हमारे पास यशवंतपुर यानी कि 3y, कुल कितने रुपए देने हैं बस वाले को 46 रुपये। समीकरण नंबर 1। ठीक है, द्वितीय शर्त में आ जाऊँ। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहे हैं 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर, 3 टिकट यानी कि 3x, 5 टिकट यानी कि 5y, कितने रुपए देने पड़ते हैं 74 रुपये देने पड़ते हैं। 2 समीकरण मैंने बना दिए हैं। अब इन दोनों को तुम अगर विलोपन विधि से हल कर दोगे तो तुम्हें x और y के मान मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं करूँगा, अब तुम्हें खुद करना है। प्लीज़ गाइज, आशा करता हूँ आप आराम से कर लेंगे विलोपन विधि से, है ना। विलोपन से कर देना, यहाँ 3 है इसमें 3 से गुणा कर देना, यहाँ 2 है इसमें 2 से गुणा कर देना, हल कर दो और मुझे बताओ x और y का मान क्या आ रहा है। x बोले तो मल्लेश्वरम का किराया, y बोले तो यशवंतपुर का किराया। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हें बैठना है, मुझे नहीं। वहाँ तुम्हें क्वेश्चन हल करने हैं, यहाँ तुम्हें सारे करवा दूंगा। ठीक है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर जब तक क्वेश्चन आप खुद से नहीं बना पा रहे हो। थोड़ा बहुत मैं छोड़ता ही हूँ, मेरा ये आदत है कि मैं थोड़ा बहुत तो छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। ये मेरी जानबूझ के ये आदत होती है कि बच्चे थोड़ा ट्राई करें, एफर्ट लगाएं, कुछ सीखेंगे। और जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं, है ना। तो प्लीज़ इसको सरल करके आंसर कितना आएगा मुझे कमेंट कर देना। जो सही करेगा उसको मैं पूरे फुल हार्ट के साथ रिप्लाई दूंगा। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट है। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, ये आपको बताना है। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, देखो पहले यहाँ देखो, चूंकि a1 का मान 4 है, b1 का मान p है और c1 का मान यहाँ पर 8 है, a2 यहाँ पर 2 है, b2 यहाँ पर 2 है और c2 यहाँ पर 2 है। प्रश्नानुसार क्या बोला गया अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है बेटा, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टा b2 के। a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, b1 कितना है p, b2 कितना है 2। ठीक है, सो देखो बेटा 2 से 2 कटा, तो p का मान क्या नहीं होगा 4 नहीं होगा, 4 के अलावा सारे मान होने पर होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 नंबर या फिर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। कह रहे के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों की अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या बोला गया बेटा, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए बोला गया। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन आपको पता ही होगी। ठीक है, क्या होता है a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2
C1/C2 तीनों बराबर होते हैं अनेक हल के लिए, ये ध्यान रखना। तो A1 कितना है बेटा K, B1 कितना है 3, C1 कितना है, C1 है आपका माइनस का K-3, A2 कितना है 12, B2 है K एंड C2 है आपका माइनस के K। ठीक है, फिर लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ठीक है, मान रख देंगे A1 का मान है K/12, 3/K -K-3 -K का मान निकालना है, इन दोनों को ले लो। जब K/12 बराबर 3/K, तिरछे गुणा कर दोगे K², 12×3 36, K का मान हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 36, तो K का मान आ जाएगा +-6 आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। अब ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है, तो ये इसे सममित रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सममित रूप। तो हमें क्या करना होता है? मानना होता है। माना, देखो बेटा, एक के बट्टे में x है तो उसको a माना, और एक के बट्टे में y है उसे हमने b माना। ठीक है, ये समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। समीकरण 1 से अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/ये प्लस 3×1/y बराबर 13, है कि नहीं? तो 1/x के जगह पर मैं a रख सकता हूँ और इसके जगह पर मैं b रख सकता हूँ, ये माना है हमने। तो यहाँ क्या आ जाएगा a और यहाँ आ जाएगा b। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। ठीक है, तो समीकरण 2 से भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5a - के 4b बराबर 12। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक, है ना? अब आपको हल करना है। ठीक है, अब विलोपन विधि सबसे आसान होती है, आपको पता ही है। क्या करते हैं, यहाँ a को हटाना है, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से। तो 5 से गुणा करूँगा, 5×2 = 10a, 5×3 = 15b, 12×5 = 60। तो ये हो जाएगा 10a, 4×2 = 8b, 12×2 = 24। ठीक है, समान चिन्ह पे घटाते हैं, प्लस प्लस है तो घटाना पड़ेगा, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? 23। और घटाएंगे यहाँ से, देखो बेटा, तो 10 में से 4 गया, यहाँ से 6, 5 में से 2 गया, यहाँ से 3, सही है ना? 36। तो b का मान कितना आ गया बेटा? 36/23। क्लियर यहाँ तक? सही है ना? ओ तेरी भाई साहब, यहाँ 12 नहीं, यहाँ माइनस का 2 है। देखो, छोटी सी दुर्घटना हमें लेके डूब जाती है पूरा। माइनस का 2 है, देखो। ये थोड़ी बहुत जो गलती हुई बेटा उसको इग्नोर करना, आगे बढ़ना। आई होप आप लोगों ने अभी तक कमेंट भी कर दिया होगा, सर गलत कर रहे हो, ये है वो है, होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, मेरी ही गलती है क्योंकि नज़र हटी, दुर्घटना घटी। मैथ में यही होता है क्यों। और हमारी नज़र पता है किस लिए हट जाती है? क्योंकि मैं वीडियो बनाते टाइम चारों तरफ बैकग्राउंड के नॉइज़ आते हैं, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, कानों में आता है और मन भटक जाता है। सो ये चीज़ होती रहती है। चलिए, माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, गलती हुई मुझसे। ठीक है, सो देखिए बेटा, वही काम करना है। इसमें बेटा 5 से और इसमें हमें 2 से गुणा करना था। तो समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, सो यहाँ 5×2 = 10, 5×3 = 15b और 12×5 = 60। 2 से करना है, 10a, 8b और 2×2 = 4। घट समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं। तो ये घटा, ये आ जाएगा 23b। ठीक है, 23b और ये आ जाएगा 64।
अब तो सही है ना, 2 दूनी 4, घटाने पे चिन्ह बदल गया था। ठीक है, तो b का मान आ जाएगा 64/23। ठीक है, 23 का 23, 23 दूनी 46, नहीं कटेगा, तो b का मान तो ये आ गया। b का मान तुम किसी भी एक समीकरण में रख दो, a में रख दो, समीकरण यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो 2a, b का मान है 64/23, इधर है 12, 12 प्लस 64 गुणा 3/23। ठीक है, फटाफट गुणा करना है हमें। सो देखो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो यहाँ से आ जाएगा 23 गुणा 12, तो यहाँ से आ जाएगा 276, और यहाँ से देखो 64 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 192। ठीक है, बट्टे में 23। ठीक है, 192 में घटा देना है 276, तो ये आ जाएगा 84 23। ठीक है, तो ये 2a था। अब a का मान क्या आ जाएगा, देखो काटोगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 42/23। ठीक है, सो देखो यहाँ ये a का मान था, ये b का मान था। अब यहाँ पर रख के दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास 1/x था, a का मान कितना है बेटा, 42/23, 1/x, तिरछे गुणा कर दोगे तो x का मान आ जाएगा 23/42। ठीक है, चूँकि b का मान था 1/y, तो b का मान कितना आया था बेटा, 64/23, तिरछे गुणा कर देंगे या पलट दो तो y का मान आ जाएगा 23/64 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसी जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया ना, उसी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। थोड़ा सा और लेंथी जाएगा ये, इसके बट्टे में x-1, इसके बट्टे में भी x-1, इसके बट्टे में y-2, इसके बट्टे में भी y-2। तो हम क्या करेंगे, माना ये तो समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। माना 1/x-1 a, 1/y-2, ये हमारा b हो जाएगा। समीकरण 1 से हमारी मिल जाएगा ये 5a प्लस b बराबर 2। समीकरण नंबर 3 व समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, 6a माइनस के 3b बराबर 1। समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये चीज़ हमें मिलेगी, ये चीज़ हमारे पास होगी। हल करना है नॉर्मली। ठीक है, तो क्या करते हैं, इधर 3 है, इधर सिर्फ b है, तो इसमें 3 से गुणा कर दो, तो 5 दिया 15a। ठीक है, यहाँ लिख देना समीकरण 3 तथा 4 से हल करने, तो 3b, 3 दूनी 6, नीचे वाला तो वैसे ही रखना है। विपरीत चिन्ह पे जोड़ते हैं, कटा 15 और 6 21, 7, तो 7 एकम 7, 7 3 21, ए का मान आ गया 1/3। ठीक है, ए के मान को उठाकर तुम यहाँ रख दोगे, बी का मान मिल जाएगा 5 गुणा ए प्लस बी बराबर 2। तो ये 5/3 था, यहाँ क्या माइनस का हो जाएगा, लॉस ऑफ 3, 3 दूनी 6 माइनस 1, तो बी का मान आ जाएगा 1/3। क्या बात है, दोनों का मान 1/3 आ रहा है। एक बार चेक करने दो फिर से मुझे, 5/3। ठीक है, 5/3 प्लस के था माइनस का 3 दूनी 6, दोनों का मान 1/3 ही आ रहा है। अब देखो, चूँकि 1/x-1 हमारे पास a था, और ठीक है ना, तो 1/x-1 a था और a का मान है हमारा 1/3। तिरछे गुणा कर देंगे, x-1 बराबर 3, तो x का मान आ जाएगा 4। ये माइनस का मान इधर के प्लस का हो जाएगा, चूँकि 1/y-2 हमारे पास b था,
बी का मान भी 1/3 है, तिरछे गुना कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2 इधर के प्लस का 2 हो जाएगा, तो वाई का मान आ जाएगा 5। आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे आ जाइए। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा हर साल आता है, हर साल आता है बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहे एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर में पानी की चाल ज्ञात कीजिए। सो बेटा आपको पता ही होगा, ये पानी है, पानी की अपनी चाल होती है। अगर पानी ठहरी हुई है तो कोई आप ना आगे जाओगे ना पीछे जाओगे। अगर पानी की चाल है तो देखो, अगर पानी इस तरफ बह रही है तो अगर आप भी इस तरफ ही जा रहे हो तो आप जल्दी जाते हो, है ना। पानी इस तरफ जा रही है, आप इस तरफ आओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये जो नाव है, ठीक है ना, नाव की जो चाल है, नाव की चाल उसे मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो धारा है ना, पानी की जो बहाव है, धारा की चाल, इसको मैंने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपको निकालना है। तो दो तरीके की चाल होती है, होती है अनुकूल चाल। अनुकूल चाल में क्या होता है ना, जो भी आपकी नाव की चाल है उसमें धारा की चाल को जोड़ देंगे, उसमें जुड़ जाता है वो, और प्रतिकूल चाल में घट जाता है, स्पीड कम हो जाती है। प्रतिकूल चाल तो x माइनस वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और आप पूछोगे सर आपने किलोमीटर प्रति घंटा की हुई माना है, क्योंकि बात यहाँ पर किलोमीटर की हो रही है और समय की घंटे की हो रही है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोलेगा आपको उसी हिसाब से ही मानना है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। सो आपको एक चीज़ और पता होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, है कि नहीं पता बच्चों, बताइए, पता है ना। और ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान में। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रथम शर्तानुसार, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार में आ जाएंगे, क्या नहीं, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 30 किलोमीटर प्रतिकूल प्लस 44 किलोमीटर अनुकूल, 44 किलोमीटर अनुकूल, टोटल समय जो लग रहा है वो 10 घंटा लग रहा है। इसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग का जो कुल समय है वो कितना है, 10 घंटा है। देखो बेटा पहले स्थिति में आ जाओ, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी आपकी 30 है और प्रतिकूल चाल है, चाल प्रतिकूल यानी कि x माइनस के वाई, 44 किलोमीटर, ठीक है, 44 किलोमीटर अनुकूल चाल है तो x प्लस वाई, T1 और T2 का जो कुल समय है वो 10 घंटा है। ये पहला समीकरण है। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है बेटा, 40 घंटे प्रतिकूल, सॉरी 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल, तो कुल समय कितना है बेटा, 13 घंटे है। तो 40 दूरी बराबर 40 प्रतिकूल चाल है तो x माइनस के वाई, 55 किलोमीटर दूरी है और अनुकूल चाल है यानी कि x प्लस वाई, टोटल समय कितना है, 13 घंटे। दो समीकरण बन गए। कैसे समीकरण बने, इस टाइप के समीकरण बने जैसा अभी हमने हल किया था। अब इनको फिर से हमें हल करना है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, माना देखो इसके बट्टे में भी x माइनस वाई है, इसके बट्टे में भी x माइनस वाई है, इसके बट्टे में x प्लस वाई है, इसके बट्टे में भी x प्लस वाई है। तो हम क्या करेंगे, माना एक के बट्टे में x माइनस वाई को a मानेंगे और एक के बट्टे में x प्लस वाई को हम b मानेंगे। हमें x और y के मान ही निकालने, ध्यान रखना, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से,
समीकरण एक क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 30A प्लस 44B बराबर 10। समीकरण नंबर 3। और ये वाला हो जाएगा 40A प्लस 55B बराबर 13। ये समीकरण नंबर चौथा हो जाएगा। अब हमें इनको हल करना है, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, हल करना है। मुझे एक पेज ऐड करना है, तो एक पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब दोनों समीकरणों हल करना है, समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। अब आप खुद देखो बेटा, विलुप्त करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको 40 से गुणा करूँगा और इसको 30 से। ये 40 यहाँ, 30 यहाँ, ठीक है। सो देखिए 30 4 12, यहाँ आ जाएगा 1200 ए। फिर हमें गुणा करना है 44 गुणा 40, तो ये आ जाएगा 1760 बी। और उस तरफ कितना है बेटा मेरा 10, तो ये हो जाएगा 400। अब इसको 30 से गुणा करना है, 40 गुणा 30 1200। और फिर क्या है बेटा 55 गुणा 30 है ना, तो 55 गुणा 30, तो ये हो जाएगा 1650 बी। और कितना इस तरफ 13 3 39, ठीक है। समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये कटा, तो यहाँ से बचेगा 110 बी और इधर से 10, 0 से 0 कटा। बी का मान 1/11, बी का मान समीकरण 3 में रख देता हूँ। 3 एक बार लिख लेते हैं, 30A प्लस 44B बराबर 10। तो B का मान रखो 11 चौके 44 प्लस के 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 कम 6 6 5 30, तो ए का मान आ गया 1/5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चूँकि 1/x माइनस वाई को आपने ए माना था और 1/x प्लस वाई को आपने बी माना था, है ना। अब आप मान रख दीजिए 1/x माइनस वाई, ए की जगह पर क्या है 1/5, तिरछे गुणा करोगे तो x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर x माइन प्लस के वाई बी माना था आपने 1/11, 1/11 मिला था, तिरछे गुणा कर दोगे x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 11, समीकरण नंबर बी। अब इन दोनों को हल कर लीजिए, समीकरण ए व बी से। तो x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11, जोड़ दो, 2x बराबर 16, 2 8 16, तो x का मान आ गया 8, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल होगी, नाव की चाल होगी। अब धारा की चाल निकालनी है, x माइनस वाई हमारे पास समीकरण, इस समीकरण में मान रख देंगे, x का मान 8 है, तो प्लस के 5 इधर के माइनस के 5 और माइनस का इधर के प्लस के, तो y का मान आ गया 3, ठीक है। सो जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से जितने भी उदाहरण थे वो हमने बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने समझा दिए, और ये सारे उदाहरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।